नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज पुनः आपका स्वागत करती हूँ। इतिहास फर्स्ट पेपर और फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर के आप लोग छात्र हैं, जिसमें हम स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। और पहले हमने उसका वर्गीकरण पढ़ा, स्रोत के प्रमुख वर्गीकरण क्या है। उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हमने धार्मिक साहित्य ले लिया था। आज हम लोग लेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य या वो साहित्य जो अन्य ग्रंथ जो अलग अलग कालखंडों में लिखे गए, उसके कुछ उदाहरण मैं आज आपको बताती हूँ। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो जिन स्रोतों की मैं बात कर रही हूँ, अन्य ग्रंथों की बात कर रही हूँ, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है चाणक्य की अर्थशास्त्र। मेरे ख्याल से आपने सबने चाणक्य के बारे में सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और यूँ कहना चाहिए कि मौर्य प्रशासन, मौर्य राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो चाणक्य को ही जाता है, उनकी कूटनीति को ही जाता है। उनके द्वारा किताब लिखी गई थी अर्थशास्त्र। ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे हमारे को मौर्य प्रशासन की राजनीतिक और सामाजिक जानकारी हमारे को मौर्य प्रशासन की प्राप्त होती है। अब आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ये पूरी तरह से इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अर्थ के बारे में नहीं है, ये मौर्य प्रशासन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती है। तो यहाँ पर नाम अलग है और लेकिन उसकी जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए। ऐसे ही एक और किताब मैं आपको बताती हूँ, विशाखदत्त। ये ऑथर हैं, लेखक हैं ये। इन्होंने एक किताब लिखी थी मुद्रा राक्षस। इसमें भी हमारे को मौर्य वंश के जो राजा थे उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो ये एक और हमारी किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट ऑथर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी, उनके द्वारा वैसे अन्य बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, हर्षचरित। ये जो हर्षचरित है बाणभट्ट की, ये राजा हर्ष के बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक जो व्यवस्था थी, उसकी जानकारी हमारे को इस हर्षचरित से प्राप्त होती है। बाणभट्ट जो सम्राट हर्ष थे, उनके दरबारी थे और उन्होंने वो सारी चीजें जो हर्ष से संबंधित है वो अपनी किताब हर्षचरित में लिखी है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वो है हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य के सबसे यूँ कहना चाहिए प्रतापी राजा में माने जाते हैं, भारत का नेपोलियन जिन्हें कहा जाता है, समुद्रगुप्त, उनके दरबारी थे। और इनके द्वारा समुद्रगुप्त की पूरी जीवनी, उनके जो साहसिक कार्य है, उनके जो विजय अभियान उनके द्वारा किए गए थे, उसकी जानकारी उन्होंने एक इलाहाबाद जो स्तंभ है उसके ऊपर उन्होंने उसमें उस स्तंभ के ऊपर लिखी है, जिसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। वहां पर हम अगर हम उस प्रशस्ति को पढ़ें तो हमारे को समुद्रगुप्त के पूरे जीवन की जानकारी उससे प्राप्त होती है। उसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ये भी एक, अगर आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करनी है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आप क्या पढ़ेंगे, हरिशेन की इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ऐसे हमारे को और भी बहुत सारे वो दरबारियों के द्वारा, उस समय के लेखकों द्वारा बहुत सारी ऐसी सामग्री मिलती है जो हमारे साहित्यिक स्रोत के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ। एक आपने नाम बहुत सुना होगा, कालिदास। कालिदास ने बहुत सारे महाकाव्य, बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं, जिसमें एक बहुत फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो बहुत फेमस है, उसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। कालिदास ने इसके अलावा और भी बहुत सारे मेघदूत जैसे बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं। तो ये कालिदास की जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं तो रचना सिर्फ वो नहीं होती जो किसी पोयम या किसी कविता से रिलेटेड हो। रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे को उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी अपने आप मिल जाती है। क्योंकि जब कोई लेखक लिखता है तो वो लेखक सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं लिखेगा, वो उस समय की जो वातावरण है, उस समय की जो घटनाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उसमें समाहित करेगा। तो जैसे कालिदास की रचनाएं हम पढ़ते हैं तो हमारे को गुप्त साम्राज्य के समय, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड के ही थे, तो उस टाइम पीरियड में कैसी सामाजिक स्थितियां थी वो हमारे को इनकी लेखों से, इनके महाकाव्यों से, इनके नाटकों से हमारे को उनके बारे में जानकारी हासिल होती है। ऐसे ही एक और बहुत बड़े
लेखक हुए हैं जिनका नाम है भास। इन्होंने किताब लिखी थी स्वप्न वासव दत्ता। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे को देते हैं। उज्जैन के राज्य के बारे में जानकारी हमारे को इनकी पुस्तक से प्राप्त होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये जो सारे साहित्यिक स्रोत, ये जो सारे ग्रंथ मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में लिखे गए। जैसे जयसिंह द्वारा कुमारपाल चरित्र लिखा गया, इसके अलावा वाकपति द्वारा गौड़ बहो लिखा गया, साथ ही साथ पतंजलि का जो हमारे को महाभाष्य मिलता है, पाणिनि का हमारे को जो अष्टाध्यायी मिलती है, कि सारे हमारे पास बहुत सारे हमारे को इस तरह के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो कल्हण द्वारा लिखा गया था, जिसको हम राज तरंगिणी कहते हैं। राज तरंगिणी की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि ये कश्मीर का इतिहास है और इसमें हमारे को सबसे ज्यादा ऐतिहासिकता मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कल्हण ने राज तरंगिणी लिखने से पूर्व अनेक ग्रंथों का उन्होंने अनेक ग्रंथों को पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने अनेक स्रोतों को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये राज तरंगिणी की रचना की, जिसमें हमारे को कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कल्हण की राज तरंगिणी जो है बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग दरबारियों द्वारा, लेखकों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जो उस टाइम पीरियड की हमें जानकारी देते हैं। लेकिन वापस यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक स्रोतों पे हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि ये दरबारियों द्वारा अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए भी लिखे गए थे, तो जरूरी नहीं है कि वो इतने ही प्रमाणिक हो। उन्होंने सिर्फ राजा को खुश करने के लिए उसकी बहुत अच्छाइयाँ लिख दी हो, ये भी हो सकता है। इसलिए किसी भी टाइम पीरियड के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो एक नहीं अनेक साहित्यिक स्रोतों को पढ़िए, अनेक पुरातात्विक स्रोतों को पढ़िए, तभी आप किसी कालखंड के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।